हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपके लिए जीके का मॉक टेस्ट लेके, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। ऑप्शन में है बम्बई में, लखनऊ, चंपारण या वाराणसी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। जो पहले बनारस था अब वाराणसी हो गया है। वहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। कब दिया था? 6 फरवरी 1916 में, वाराणसी में। ठीक है, और उस दिन भारत के वायसराय, ठीक है, 6 फरवरी 1916 को भारत के वायसराय जो थे, कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे वो वहाँ बनारस जो यूनिवर्सिटी थी, बनारस विश्वविद्यालय, उसका शिलान्यास करने आए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए थे भारत के वायसराय। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ दिया था महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण? वाराणसी में दिया था 6 फरवरी 1916 को। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए थे। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अन्ना आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन का जो संबंध है वो अन्ना आसफ अली का से संबंध है जिसमें उन्होंने भूमिगत कार्यकलापों का किया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्ना आसफ अली का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे, तब अन्ना आसफ अली ने भूमिगत रहते हुए एक रेडियो कार्य का संचालन किया था। ठीक है, भूमिगत रहते हुए रेडियो का संचालन किया था और महिला संगठनकर्ता के रूप में अपना नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर है किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी वह जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? हिंद केसरी, केसर ए हिंद, द राइट ऑनरेबल, राय बहादुर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसर ए हिंद। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? केसर ए हिंद उपाधि दी थी, जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत से पृथक होकर जब दूसरा देश बना है पाकिस्तान, उसका पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने रखा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द बोला गया था। कब? ये कौन थे? ये 1933 में इन्होंने बोला था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। ठीक है, कौन थे ये? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली जो थे वो 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। कौन थे ये? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे इनके द्वारा। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका यहाँ, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था गुजरात में हुआ था, गुजरात का सत्याग्रह है ये बारदोली। एक किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह, जिसमें किसानों की जो लगान थी वो उसे 22% बढ़ा दिया था। लगान को 22% बढ़ा दिया था। इस कारण इसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आंदोलन किया वो था आपका बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर
कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन में है लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया 1947 में, और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की मध्य जो रेखा है इन्हीं के नाम पे है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी पुस्तक? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास या सरदार पटेल। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ये जो पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, वो ऑप्शन नंबर सी, CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है कि चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है, तो उन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है इंडियन फॉर इंडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? ऑप्शन में है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो यहाँ आपका राइट आंसर है चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी, ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे उन्हें मारा गया था। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी जो हिंसक घटना थी क्या थी? 22 पुलिसकर्मियों को भीड़ के द्वारा मार दिया गया था, कर्मियों को भीड़ के द्वारा मार दिया गया था। इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? ऑप्शन में है वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर वी चिरोल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वी चिरोल यानी वैलेंटाइन चिरोल एक अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ जो थे वो तिलक से बहुत ही खौफ खाते थे, और इस कारण इतना खौफ खाते थे कि एक अंग्रेज ने उन्हें, जो वैलेंटाइन चिरोल नामक अंग्रेज़ था, उन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कह दिया था। ठीक है, किसने कहा था? वी चिरोल या वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है आगा खां, हमीद खां, हसन खां या MS जिन्ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ठीक है, स्थापना इसकी कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 30 दिसंबर 1906 को। उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां जो थे उनके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन में है 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें इस उद्देशिका में परिवर्तन करके इसमें एक शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, कौन सा शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था उद्देशिका में परिवर्तन करके। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विधि के सामने समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विधि की समानता या विधि के सामने समानता का अधिकार किसमें है? तो ये आपका पड़ जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है विधि की समानता का अधिकार। ठीक है, किसके अंतर्गत? संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि की समानता का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 राज्य उस समय बने थे जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अब आपके जो एग्ज़ाम में है वो समय कम है, तो जितना हो सके आप मॉक टेस्ट देखिए, अपनी जो तैयारी है उसे परखिए। यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। स्कोर जो है वो कमेंट करिएगा कि 50 में से आपने कितने जो है 50 में से कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपके
जो तैयारी है वो कितनी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो ये है आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है। क्या है अनुच्छेद 32 में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। इसे भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना आपका राइट है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य था आपका तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 2 जून 2014 को ये अस्तित्व में आया था तेलंगाना राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या अरुणाचल प्रदेश द्वारा? तो यहाँ आपका राइट आंसर सीधा सीधा है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका यहाँ पे कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कब लागू किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका बना तो 1946 में था लेकिन लागू इसे 1948 में किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1948 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 15 मार्च 1948 में इसे लागू किया गया था। किसे? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को। और ये भारतीय संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून था जिसमें जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनमें न्यूनतम मजदूरी जो है वो कितनी रखनी चाहिए ये बताया गया था। ठीक है, कब पारित हुआ था? ये 15 मार्च 1948 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 आपका आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमार उद्योगों से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्रों से या बैंकिंग क्षेत्र से? तो ये है आपकी बैंकिंग क्षेत्र से, सॉरी बीमा क्षेत्रों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है और कब इसे बनाया गया था? 1993 में आर.एन. मल्होत्रा द्वारा आर.एन. मल्होत्रा के समिति गठित की गई थी। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी कौन सी, किस लिए? बीमा क्षेत्रों से। ठीक है, बीमा क्षेत्रों में सुधारों के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड को क्या बनाया गया? मंत्रालय द्वारा स्थापित किया। कब स्थापित किया गया था? इसे 2003 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। के.सी. नियोगी जो है वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो है वो 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इनका उपनाम क्या है? इन्हें लोकनायक के रूप में भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा यहाँ पे आपका, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? कृषि, नागर विमान, रक्षा, सामाजिक न्याय। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, नागर विमान से संबंधित है उड़ान योजना। और इसका है क्या मतलब? उड़ान मतलब इसका है उड़े देश का, इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक।
और इस योजना को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना को बनाने का उद्देश्य है हवाई यात्रा को आम जनता के लिए अधिक किफ़ायती बनाना। क्या उद्देश्य है? हवाई यात्रा को आम जनता के लिए अधिक किफ़ायती बनाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका यहाँ पे। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? दिल्ली को मदुरई से, दिल्ली को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से या श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से। तो ये आपका राइट आंसर है। उत्तर से दक्षिण गलियारा परियोजना है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ आपका। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रसिद्ध है, वहाँ पे सोने की खान है। ठीक है, हीरे व सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक सबसे बड़ा शहर है। दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जोहान्सबर्ग, जो कि सोने और हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आपका यूरेनस की खोज की थी। ऑप्शन में हर्सल, गैलीलियो, कोपरनिकस या केपलर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हर्सल जो थे, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम हर्सल। विलियम हर्सल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। कब की गई थी? तो 13 मार्च 1781 में की गई थी। विलियम हर्सल ने यूरेनस की खोज, और ये दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। ठीक है, किसके द्वारा? दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह था आपका यूरेनस। ठीक है, विलियम हर्सल ने इसकी खोज की थी 13 मार्च 1781 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो ये आपका एंजल जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है ये? वेनेजुएला में पड़ता है। वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। अगर गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 807 मीटर। ठीक है, 979 मीटर ये ऊंचा है और 807 मीटर इसकी गहराई है। एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कि नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा एवं गति, सागरीय लवणता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफोमीटर से बादलों का दिशा एवं गति मापन किया जाता है। ठीक है, बादलों की दिशा और गति मापन किया जाता है नेफोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर कि आसवान बांध कहाँ स्थित है? सूडान, मिस्र, जायरे या नाइजीरिया। तो ये आपका नील नदी पर है और मिस्र में स्थित है आसवान बांध। ठीक, कहाँ स्थित है? नील नदी पर है। नील नदी पर मिस्र में स्थित है आसवान बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। मायोपिया से तात्पर्य क्या है? तो मायोपिया एक आपका दृष्टि दोष होता है। ठीक है, मायोपिया से तात्पर्य आपका दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, निकट दृष्टि दोष है, जिसमें दूर की वस्तु को देखने में तकलीफ होती है, जो कि मायोपिया है। ठीक है, मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की खोज जो थी वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। ठीक है, तो यहाँ तीनों का पता चल गया। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ आपका हो जाएगा। मिनी माता रोग किस कारण होता है? तो ये होता है आपका पारा। ठीक है, पारा विषाक्त पदार्थ जब आपके शरीर में पहुँचता है तो मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। कैसा? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल
सिंड्रोम है, मिनी माता रोग, ठीक है, पारा से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा यहाँ पर आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर, कॉर्निया पर, आइरस पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनता है आपका रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, रेटिना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा आपका, कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? बेलन नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, लोहदा नाला क्षेत्र, या कोल्डी हवा? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोल्डी हवा में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, धान की खेती के साक्ष्य मिले। ये आपका है कहाँ? ये आपका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित है कोल्डी हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा आपका, कि फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, खान बहादुर खान? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला के द्वारा फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अहमदुल्ला थे और बरकत अहमद, अहमदुल्ला और बरकत अहमद के द्वारा फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन में है कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा। तो है कहाँ पर ये आपका? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे, कि भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में हुई है भगवान बुद्ध की मृत्यु। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो आपका कुशीनगर में बना है। यहाँ पर क्या है इनका? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर भी है, महापरिनिर्वाण मंदिर आपका कुशीनगर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो इत्र नगरी है हमारी कन्नौज, ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी बोला जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पुष्प से इत्र बनाया जाता है, यहाँ का इत्र फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व जनसंख्या दिवस तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को, बट विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 22 मार्च को नहीं। अतः ये आंसर आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 39 से आपसे पूछा जा रहा है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है डीआरडीओ का फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की फुल फॉर्म? तो इसका गठन जो हुआ था 1958 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुँच गए हैं अब हम, कि प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। जंगल बुक जो है वो रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों का एक संग्रह है जंगल बुक नाम से, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? रुडयार्ड किपलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा आपका, कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? फिल्म, खेल, विज्ञान या पत्रकारिता? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिल्म जगत में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, ठीक है। फिल्म जगत में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा आपका, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का क्या अर्थ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 2G स्पेक्ट्रम में ये जी जो है इसका अर्थ आपसे पूछा है। ऑप्शन में है ग्लोबल गवर्नमेंट जनरेशन या गूगल। तो जी फॉर जनरेशन से अर्थ हो जाएगा, ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ होता है जी फॉर जनरेशन। ये पीढ़ी के वायरलेस, जी फॉर जनरेशन यानी पीढ़ी के वायरलेस तकनीक का उल्लेख करते हैं। 2G 3G 4G है ना, इसीलिए वायरलेस तकनीक का उल्लेख करते हैं 2G स्पेक्ट्रम, ठीक है, जी फॉर जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास या गोरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है आनंद मठ, ठीक है। एक बंगाली उपन्यास है जो बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कि सरस्वती सम्मान इनमें से किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका साहित्य में, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल है उनमें उत्कृष्ट कार्य के लिए साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उन भाषाओं में आप अच्छा कार्य करते हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपको सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा यहाँ आपका कि राष्ट्रीय विधि दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब। 11 नवंबर, 29 नवंबर, 26 नवंबर या 30 नवंबर। तो ये आपको मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान जो है अंगीकार किया गया था, ठीक है। संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका एपेक, APEC एपेक का पूरा नाम क्या है? एशिया पैक्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एपेक, भारत जो है वो एपेक का सदस्य है, तो भारत एपेक का सदस्य नहीं है। भारत जो है, भारत सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है एपेक का, ठीक है। फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मुख्यालय इसका सिंगापुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 47 से हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये आपका बना है ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य जो है वो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला डिजिटल राज्य बन गया है, ठीक है। ये कैसा राज्य बन गया? भारत का पहला डिजिटल राज्य। और केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा खुद बना ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा ICC अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। सूर्य कुमार यादव को ICC के द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का सम्मान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO बने हैं? ऑप्शन में है प्रकाश तिवारी, अशोक वर्मा, जयंत मुकेश, नील मोहन। तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, नील मोहन। कौन बने हैं? नील मोहन हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO बने हैं, नील मोहन। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, थीम क्या रखी गई थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मनाया जाता है आपको 7 अप्रैल को। इसकी थीम आपसे पूछी है 2023 की, हेल्थ इज़ मोस्ट, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स गुड हेल्थ। तो यहाँ आपका थीम थी 2023 की, 7 अप्रैल 2023 को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। क्या थीम थी? हेल्थ फॉर ऑल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रही थी इस बार की 2023 की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ कि हाल ही में, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करना है, अधिक से अधिक कमेंट करना है, जिसको भी आंसर पता हो उसे, ठीक है। कि हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है।
करंट का क्वेश्चन है तो कमेंट करना है ज़रूर से ज़रूर। तो ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी अगर आपका प्रश्न छूट गया और वो एग्ज़ाम में आ गया तो फिर इसमें नुकसान आप ही का होगा, इसलिए वीडियो को पूरा मत देखा कीजिए। भले आप स्पीड तेज़ करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही पास में है। तो एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए और अपनी तैयारी को आप समय से कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।